हेलो बच्चों, तो इस टॉपिक को बढ़ाते थोड़ा सा और आगे, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना एक्सेस प्रेशर अक्रॉस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो अगर मान लो लिक्विड का फ्री सरफेस है, आप लोगों को पता है कि लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो फ्री सरफेस एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, खींचे हुए रबर की तरह काम करता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन आता है उसके वजह से उस खींचे हुए रबर की तरह बिहेव करता है। अब ध्यान रहे कि आपका जो सरफेस टेंशन की फोर्सेस है वो हमेशा टेंजेंशियली लगता है। मतलब अगर सपोज करो आपका सरफेस टेंशन, मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मान लो आपका प्लेन सरफेस है तो फोर्सेस आपके कैसे लगेंगे, कोई भी आप लाइन ड्रॉ कर दोगे तो दोनों तरफ उसके ऊपर फोर्सेस लगते हैं। लेकिन अगर आपको मान लो कोई कर्व्ड सरफेस ऐसा दिखे, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई एक ट्यूब है, उस ट्यूब में अगर आप पानी भरते हो तो आपका पानी का लेवल कुछ ऐसा दिखता है, आपका कॉन्केव मेनिस्कस दिखता है। ऐसे केस में अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो अगर मैं इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ लग रहा है इस सरफेस पे, तो इसको ये ऐसे खींच रहा है सरफेस टेंशन का फोर्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लग रहा है। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस इस पॉइंट पे कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस जो होते हैं वो टेंजेंशियली लगते हैं। कोई भी अगर सरफेस आपका कर्व्ड रहा तो किसी पॉइंट पे अगर आपको सरफेस टेंशन का फोर्स देखना है तो वो टेंजेंशियली लगेगा। समझ गए? तो यहाँ पे अगर सपोज करो हम तीन सरफेसेस को कंसिडर करें, तीन टाइप के सरफेसेस को, एक प्लेन सरफेस और कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस। तो ऐसे केस में आपका जो सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर का प्रेशर और सरफेस के नीचे का प्रेशर, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है या सेम होता है, यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अगर मान लो आपका सरफेस है, स्टार्टिंग का सरफेस अगर मैं बात करूं, अगर आपका सरफेस प्लेन सरफेस है, सबसे पहले हम प्लेन सरफेस की बात कर लेते हैं। प्लेन सरफेस अगर आपका, तब क्या सिचुएशन होगा? प्लेन सरफेस है, इसका मतलब आपका लिक्विड सरफेस कुछ ऐसा होगा, एकदम प्लेन। प्लेन मतलब जैसे आप बाल्टी के ऊपर का पानी देखोगे तो बीच का हिस्सा देखोगे पानी का, सरफेस का, तो सरफेस पूरा प्लेन रहता है ऐसे। अगर आप कोई भी बड़ा सरफेस ले लोगे, जैसे बाल्टी ले लिया या फिर बहुत बड़ा सा टैंक ले लिया, तो उसका जो ऊपर का सतह रहता है, लिक्विड का सरफेस होता है, वो आपको प्लेन ही दिखेगा। तो ये प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस को ऊपर से देखोगे तो ऊपर से आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ये पूरा सरफेस प्लेन का। और आपको पता है कि सरफेस टेंशन के फोर्सेस कैसे लग रहे होते हैं, किसी एक लाइन के अबाउट दोनों तरफ से लग रहे होते हैं। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कोई हिस्सा, तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस कैसे लगेंगे? अगर मान लो मैं एक छोटा सा ऐसा हिस्सा कंसिडर करता हूँ, इसका ये तुम्हारा सतह है, प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर एक छोटा सा हिस्सा ऐसे कंसिडर करता हूँ, तो इस छोटे से हिस्से पे फोर्सेस हर डायरेक्शन में ऐसे लगेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से इसको खींचा जाएगा। आप समझ लो सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा इसको ऐसे चारों तरफ से इसको स्ट्रेच करेगा। तो वैसे ही अगर मैं सपोज करो एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे प्लेन सरफेस का कंसिडर कर लूँ, ये पूरा लिक्विड है और ये लिक्विड का प्लेन सरफेस है, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। तो इसका अगर मैं प्लेन सरफेस कंसिडर करूं तो इस पर चारों तरफ से फोर्सेस लगेंगे, यहां पे भी चारों तरफ से सरफेस टेंशन के फोर्सेस लगेंगे, राइट। तो यहां पे ये सरफेस टेंशन का फोर्स यहां लगेगा, यहां लगेगा। अब टेक्स्ट बुक में इसको एफ टी लिख के रखा हुआ है फोर्स को, तुम टी लिखोगे तो भी चलेगा, एफ टी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या एफ टी लिख दो चलेगा, मैं टी लिख दे रहा हूं, राइट। और ये सिर्फ दो तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से लगेंगे, और सारे फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो सारे फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करने की वजह से देखो ऊपर और नीचे में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ऊपर में कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही नीचे में कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, बस हॉरिजॉन्टल लेवल पे चारों तरफ से जो खींचा जा रहा है ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रहे हैं। क्योंकि कोई फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऊपर नहीं जा रहा है और ना नीचे आ रहा है, तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस जो होंगे वो प्रेशर जो होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर मान लो ऊपर में P1 प्रेशर है और नीचे में P2 प्रेशर है, सो P1 विल बी इक्वल टू P2, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट प्रेशर अबव एंड बिलो द प्लेन सरफेस ऑफ लिक्विड, प्लेन सरफेस इज इक्वल, हैंस प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस इज जीरो, प्रेशर डिफरेंस इज जीरो, मतलब कोई प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं।
अगर प्रेशर इक्वल है दोनों पे, ऊपर भी प्रेशर वही है, नीचे भी प्रेशर वही है, क्योंकि ऊपर नीचे कोई रिजल्टेंट फोर्स लग नहीं रहा है, फोर्स सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, तो ऊपर नीचे दोनों का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। देखो अगर सेम नहीं होगा तो जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से प्रेशर आपका हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लूइड आपका फ्लो होने लग जाता है, पर आपका फ्लूइड जो है वो रेस्ट पे है, ऊपर नीचे कोई रिजल्टेंट फोर्स लग नहीं रहा है, तो प्रेशर ऊपर नीचे का इक्वल ही होगा। तो ये हो गई प्लेन सरफेस की बात। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस लेता हूँ और कर्व्ड सरफेस में भी मैं कॉनकेव सरफेस लेता हूँ, तो कॉनकेव सरफेस देखो आपको कुछ दिखेगा ऐसे, सॉरी, कॉनकेव सरफेस आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये इस तरीके से। अरे यार ये क्या हो गया, ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा कॉनकेव सरफेस। ये सरफेस आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है अगर आपने एक ग्लास ट्यूब में पानी ले लिया, बहुत पतला सा ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर अगर आपने पानी भर रखा है, तो ग्लास और वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्यूट होता है, और आपका जो मेनिस्कस है कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका फ्लूइड का सरफेस ऐसा होगा। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कोई छोटा सा हिस्सा ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ, इसका ये वाला छोटा सा हिस्सा, तो इस पर सरफेस टेंशन के फोर्सेस कैसे एक्ट होंगे, मान लो इस पार्ट में मैं देखूँ तो कैसे एक्ट होगा। देखो सरफेस टेंशन का फोर्स अभी मैंने आपको बताया था टेंजेंशियली एक्ट होता है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स टी ऐसे एक्ट होगा, यहाँ पे टी ऐसे एक्ट होगा। और देखो ये एक्चुअली कैसा होता है, कटोरे जैसा हो गया सरफेस, है ना, कॉनकेव सरफेस पूरा कटोरे जैसा हो गया, उसका नीचे का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया, तो उस हिस्से पे चारों तरफ से ऐसे ऐसे फोर्सेस लगेंगे, राइट एंगल पे। अब इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा, इन सारे का रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, एफ रिजल्टेंट, एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, जो कि इस लिक्विड के सरफेस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो कोई थैला है, उसमें अगर आपने कोई कुछ ऑब्जेक्ट डाल दिया है और थोड़ा सा भारी है, और चारों तरफ से लोग ऐसे खींचे थैले को, कोई यहाँ पकड़ रखा है, कोई यहाँ पकड़ रखा है, कोई इस साइड पकड़ रखा है, कोई इस साइड पकड़ रखा है, और सब ऐसे करके ऊपर उठा रहे हैं उसको हर तरफ से, तो थैला आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आप मान के चलो कि ये सरफेस का ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस चारों बगल ऊपर की ओर लग के इसको ऊपर उठाया जा रहा है, लेकिन ये ऊपर जा नहीं रहा है, ये रेस्ट पे है। इसका मतलब ऊपर की ओर जो है ना एक्स्ट्रा प्रेशर लग कर इसको दबा दिया जा रहा है। जो एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर ले जाने के लिए जनरेट हुआ था, उसको ऊपर से प्रेशर लगकर इसको रोक दिया जा रहा है। तो मतलब साफ है कि क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर है, ऊपर जा रहा है, तो इसे ऊपर चले जाना चाहिए था, जा नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है जिसने उसको रोक रखा है। तो इस बार आपका ऊपर की ओर जो प्रेशर होगा वो एक्स्ट्रा होगा कंपेयर टू नीचे का प्रेशर, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ऊपर है, तो उसे रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर लगेगा। तो ऊपर का प्रेशर अगर P1 है और नीचे का प्रेशर P2 है, तो क्लियरली आप क्या बोल सकते हैं बताओ, P1 इज ग्रेटर देन P2। अब मुझे एक बात बताओ कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है। अगर मान लो मैं ऐसा कोई सरफेस बनाता हूँ, तो जो अंदर धंसा हुआ हिस्सा रहता है उसको हम कॉनकेव बोलते हैं, और जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो मुझे बताओ कि इस बार आपका कॉनकेव सरफेस का प्रेशर ज़्यादा है कॉन्वेक्स साइड का, कॉनकेव साइड का कि कॉन्वेक्स साइड का। क्लियरली दिख रहा है ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है, जो कि कॉनकेव सरफेस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। ठीक है। अब चलिए सरफेस यहाँ पे देख लेते हैं, सरफेस चेंज करके। थर्ड केस जो हमारा होगा वो होगा आपका कॉन्वेक्स सरफेस। तो अगर हमारा सरफेस मान लो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सरफेस, तब क्या सिचुएशन होगा। तो वेल यहाँ पे अगर आप देखो तो इस केस में हमारा सरफेस जो होगा वो कॉन्वेक्स सरफेस कुछ ऐसा होता है। अगर आपने ग्लास में मर्क्यूरी भर दिया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है और आपका सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स हो जाता है। मतलब मेनिस्कस जो होगा वो मेनिस्कस कॉनकेव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा और आपका मेनिस्कस ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर सपोज करो मैं एक हिस्सा यहाँ पे कंसिडर करूँ जिस पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस लग रहा है, तो ये सरफेस टेंशन के फोर्सेस क्या होंगे, कैसे लगेंगे बताओ। अब ये कटोरे को उल्टा कर दो आप, और उस पर एक सबसे टॉप पे एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करो, और इस पर आप टेंजेंशियली फोर्स देखोगे तो ये ऐसा लगेगा, यहाँ पे ऐसा लगेगा,
और ऐसे चारों तरफ से लगेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये फोर्सेस अगर आप पकड़ के नीचे खींचोगे इसको, तो इस पर रिजल्टेंट नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जो कि इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे से फिर एक्स्ट्रा प्रेशर इसे संभाल लेगा, तो इसका मतलब नीचे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। कहाँ पे? नीचे साइड में। तो इस बार आपका P2 विल बी ग्रेटर देन P1 हो जाएगा, नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे पानी में प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे एयर में प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो इस बार ऊपर वाला हिस्सा कॉन्वेक्स हो गया और अंदर नीचे वाला हिस्सा आपका कॉन्केव हो गया। इसका मतलब इस बार भी कॉन्केव साइड में ही प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। एक बार पानी में है और एक बार एयर में है, लेकिन यहाँ भी कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ पे भी कॉन्केव साइड पे ही प्रेशर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं बताओ, कि इफ सरफेस ऑफ लिक्विड इज कर्व्ड, इफ सरफेस ऑफ लिक्विड इज कर्व्ड, अगर लिक्विड का सरफेस कर्व्ड है, देन प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर than that on convex side, than that on convex side। तो मतलब हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान में रखना। हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर होगा ज्यादा, सॉरी। तो प्लेन सरफेस है तो ऊपर नीचे प्रेशर सेम होगा, लेकिन अगर आपका कर्व सरफेस है तो प्रेशर हमेशा, चाहे कैसा भी आपका मेनिस्कस कॉनकेव रहे, मतलब सरफेस कॉनकेव रहे या कॉन्वेक्स रहे, प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड में ही ज्यादा होगा। ठीक है, चाहे वो एयर रहे वहां वाटर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी लिक्विड रहे। ठीक है, सरफेस अगर आपका कॉनकेव है तो जहां पे कॉनकेव साइड होगा, कॉनकेव साइड में ही आपका प्रेशर ज्यादा होगा। राइट, समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहां पे आपका ये वाला पार्ट भी होता है खत्म। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे वाला जो पार्ट है वो है आपका, सॉरी, ड्रॉप्स एंड बबल्स का। तो यहां पे हम लोग ड्रॉप्स एंड बबल्स का स्टडी करेंगे, ड्रॉप्स एंड बबल्स। तो ड्रॉप्स एंड बबल्स के केस में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। तो सबसे पहले एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप देखेंगे, उसके बाद फिर इनसाइड अ बबल देखेंगे। ठीक है, इनसाइड अ ड्रॉप एंड बबल। ठीक है, अब इसी को कैसा होता है ना कि आपको लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे कहा गया कि डिराइव लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन या फिर डिराइव लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर ड्रॉप, तो आप ड्रॉप के लिए काम करोगे। अगर आपसे कहा जाए डिराइव लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर बबल, तो आप बबल के लिए डेरिवेशन करोगे। ठीक है, आप डेरिवेशन देख लो, और ड्रॉप और बबल में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको बस देखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्रॉप की। ठीक है, अब देखो ड्रॉप के केस में कैसा होता है, आप लोगों को पता है ड्रॉप में और बबल में क्या डिफरेंस है। ड्रॉप पूरा भरा हुआ रहता है, लिक्विड का ड्रॉप वो पूरा लिक्विड से भरा हुआ रहेगा, लेकिन बबल जो होता है वो बबल में अंदर पूरा खोखला रहता है, अंदर एयर भरा हुआ रहता है और बाहर भी एयर होता है, बस इस हिस्से में थोड़ा सा आपका ये रहता है, लिक्विड रहता है, समझे। तो अंदर पूरा खोखला रहता है बबल। जब आप बबल ब्लो करते हो ना तो अंदर भी एयर रहता है, बाहर भी एयर होता है, पर आप पानी का ड्रॉप लोगे तो पूरा ही पानी रहता है वो। तो ड्रॉप और बबल में ये डिफरेंस रहता है, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ड्रॉप की। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक ड्रॉप कंसिडर करते हैं हम लोग। ड्रॉप ये वाला ले लें, चलेगा। यहाँ पे एक ड्रॉप कंसिडर कर लेते हैं, और इस ड्रॉप का रेडियस अज्यूम कर लो कि इसका रेडियस r है, लेट्स से इट्स रेडियस इज r। इसके अंदर का प्रेशर जो है, ये जो पूरा ड्रॉप है, तो ड्रॉप है तो थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं भर देता हूँ इसको ड्रॉप को। इसके अंदर का प्रेशर लेट्स से Pi है, और इसके बाहर का प्रेशर PO है, आउटसाइड प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर सपोज करो मैं ऐसा लिखता हूँ कि Pi इज ग्रेटर देन PO, तो ये सही होगा क्या? Pi इज ग्रेटर देन PO।
अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है। देखो अंदर का प्रेशर इसे ऐसे बाहर एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, अंदर का प्रेशर की वजह से वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसे वापस दबाएगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये ड्रॉप वैसा का वैसा रहेगा। अगर मान लो आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा है तो बबल जो है वो छोटा होने लगेगा, अगर ड्रॉप छोटा होने लगेगा। अगर अंदर का प्रेशर पीआई बड़ा ज़्यादा है तो फिर ये एक्सपांड होने लगेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि पीआई इज ग्रेटर देन पीओ, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों? देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका अगर सरफेस कैसा भी रहे, कॉन्केव साइड में प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। अगर मैं इसको एक कर्व्ड सरफेस मान के चलूँ यहाँ पे, तो अंदर वाला हिस्सा कॉन्केव साइड हो गया, बाहर वाला हिस्सा कॉन्वेक्स साइड हो गया। कॉन्केव साइड का प्रेशर ज़्यादा मतलब पीआई प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसलिए अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। और इसका जो डिफरेंस होता है ना, अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर का जो डिफरेंस होगा पीआई माइनस पीओ, इसी को एक्सेस प्रेशर बोला जाता है। और इसी एक्सेस प्रेशर का जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे और उसका जो फॉर्मूला निकालेंगे उसी को हम लोग लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो क्वेश्चन या तो एक्सेस प्रेशर बोलेगा या फिर आपका लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन बोल देगा, जो भी रहेगा आपको यही करना है। चलिए अब अंदर के प्रेशर की वजह से ये जब तक बाहर और अंदर का प्रेशर इक्वल नहीं होता तब तक अंदर का प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये एक्सपांड होगा और एक्सपैंड होता जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होता है, थोड़ा सा ही एक्सपैंड हो पाता है। उसी में अगर मान लो दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए तो ये एक्सपैंड होना रुक जाएगा। तो जब ये एक्सपैंड होगा तो इसका थोड़ा सा जो है रेडियस बढ़ जाएगा। तो जैसे कि ये एक्सपैंड होने के बाद इसका साइज कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि बहुत एक्सपैंड होगा, लेकिन इतना एक्सपैंड होता नहीं है, बहुत कम एक्सपैंड होता है। लेकिन स्टिल हम मान के चलते हैं, यहाँ पे दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं हम लोग। ये इसका एक्सपेंशन है, इतना बड़ा ये एक्सपैंड हो चुका है, ठीक है। ये पोजीशन थोड़ा सा और, चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो डेल्टा आर से बढ़ गया, ऐसा मान के चलो। तो इसका नया रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, इस ड्रॉप का आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन की वजह से हुआ क्या, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। पहले सरफेस एरिया छोटा था, अब सरफेस एरिया बड़ा हो गया। तो जब सरफेस एरिया बड़ा हो जाए तो आपका सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाता है। अब ये एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी कैसे आया, तो किसी ने या तो उसको बाहर से सप्लाई किया रहेगा या कुछ तो ऐसा हुआ रहेगा जिसकी वजह से आपका ये मतलब बाहर से एनर्जी आ ही रहेगी, उसने एनर्जी को खींचा है अंदर। एनर्जी खींचने की वजह से इसका एरिया बढ़ा और सरफेस एनर्जी बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, कितना सरफेस एनर्जी इसका इंक्रीज हुआ है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो उसी का हमारे पास दो फॉर्मूला है और दो फॉर्मूला से हम लोग पता कर लेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका एरिया कितना चेंज हुआ है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे फॉर्मूला में एरिया कितना चेंज हुआ है ये आएगा। तो पहले इसका एरिया क्या था बताओ, इनिशियल एरिया A1 इज इक्वल टू, अब देखो जो आपका स्फीयर होता है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन में। फाइनल एरिया बताओ कि क्या होगा इसका, फाइनली एरिया इसका बढ़ गया ना, क्योंकि रेडियस बढ़ चुका है, आर प्लस डेल्टा आर हो चुका है। तो फाइनल एरिया A2 क्या हो जाएगा इसका, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, राइट। अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। या फिर एक काम करो, पहले ये वाला काम हम लोग निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि डेल्टा आर जो होता है, मैंने आपको पहले बताया बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे मान लो अगर सपोज करो आपको बोला गया कि यार आर 1 सेंटीमीटर है और जो डेल्टा आर है वो 0.001 सेंटीमीटर है, तो एक तो भैया ये बहुत छोटा है पहले से, तो पर फिर भी हम डेल्टा आर को इग्नोर नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि चलो डेल्टा आर लिया है, वो हमारे काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपका ड्रॉप यहाँ से यहाँ पे आया, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सरफेस एनर्जी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, लेकिन अगर सपोज करो मैं डेल्टा आर स्क्वायर कर देता हूँ, डेल्टा आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, डेल्टा आर स्क्वायर का वैल्यू 0.0000001 हो जाएगा। अब ये इसके सामने इतना छोटा हो चुका है कि इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे कैसे
कि डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से डेल्टा आर स्क्वायर को हम 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, समझे। तो अब यहाँ पे देयरफॉर A2 क्या हो जाएगा बताओ, A2 विल बी इक्वल टू, देयरफॉर A2 विल बी इक्वल टू, देखो 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हटा देता हूं मैं, प्लस 2r डेल्टा आर रहने देते हैं और यहाँ पे इसको 0 लिख देते हैं। डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको 0 लिख सकते हैं। अब अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो A2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया A2 का। इक्वेशन 1 किसका बना था, A1 का। अब आप चेंज इन एरिया निकाल लो यहाँ पे कि एरिया में कितना चेंज आया है। तो चेंज इन एरिया या फिर इंक्रीज इन एरिया DA, इसको DA ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू फाइनल एरिया A2 माइनस इनिशियल एरिया A2। फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया माइनस करोगे तो टोटल कितना एरिया चेंज हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। तो फाइनल एरिया A2 आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर, यही होगा ना, यस। ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8 पाई आर डेल्टा आर, 8 पाई आर डेल्टा आर। ये आपका चेंज इन एरिया है, इसे ध्यान में रखना। चेंज इन एरिया इज 8 पाई आर डेल्टा आर, इक्वेशन 3। अब हमें चेंज इन एरिया तो मिल गया, अब हमें क्या करना है, कितना सरफेस एनर्जी में चेंज आया है ये हमें चेक करना है, और इसके लिए हम 2 बार फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था जो ये इक्वेशन है आपको याद रखना है, T इज इक्वल टू dW/dA। ये देखो रेक्टेंगुलर फ्रेम का हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, T इज इक्वल टू dW/dA, जिसमें मैंने आपको बताया था dW जो होता है वर्क डन होता है। हमने कितना वर्क डन किया है एरिया बढ़ाने के लिए, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सरफेस एनर्जी में, है ना। तो अगर तुमको कहीं dW दिखे तो या तो तुम इसको वर्क डन कहो, और जितना वर्क डन किया गया है उतना ही सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। जितना वर्क डन बाहर से, वर्क डन का मतलब ही होता है कि आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। अगर मान लो मैं 5 जूल का वर्क डन करता हूं किसी पे, इसका मतलब 5 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। तो यहां पे अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए dW वर्क डन किया जा रहा है, इसका मतलब जितना वर्क डन dW किया गया उतना ही सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जा रहा है। तो dW मतलब वर्क डन बोल लो या फिर उतना सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो गया है वो बोल लो। तो अब हमको यहाँ पे dW कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, जो कि इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी है। तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू DA। तो मैं सीधा ये लिख देता हूँ, dW इज इक्वल टू वर्क डन dW इज इक्वल टू T इंटू DA। DA का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो dW इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। इसको इक्वेशन 4 लिख दो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 3। इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 का यूज किया ना हम लोगों ने, तो ये आ गया आपका dW। अब एक बार वर्क डन आपने इस तरह से निकाल लिया, और एक बार वर्क डन आप क्या करो, फॉर्मूले से निकालो। वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको याद होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं। सो ऑल्सो वर्क डन dW इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये भी फॉर्मूला होता है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। आप देखो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिखोगे, क्योंकि यहां पे हम लोग को प्रेशर देके रखा हुआ है। तो फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिखोगे ना, देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। याद रखो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब यहां पे वही प्रेशर लेना है जिस प्रेशर की वजह से वर्क डन हो रहा है। तो यहां पे देखो मुझे कि ये डिस्प्लेसमेंट कौन करवा रहा है, ये जो वर्क डन या एक्सपैंड करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है। देखो PI जो है वो अंदर से बाहर धकेल रहा है, और PO जो है वो बाहर से अंदर धकेल रहा है। तो मान लो PI अंदर से 10 से प्रेशर लगा रहा है, और PO बाहर से 4 से प्रेशर लगा रहा है। तो अल्टीमेटली बाहर जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ 6 का ही लग रहा है, क्योंकि 10 में से 4 तो माइनस हो जा रहा है ना। तो 6 से प्रेशर, जो 6 प्रेशर है वो 6 प्रेशर ही इसको एक्सपैंड कर रहा है।
ये जो 6 प्रेशर इसको एक्सपैंड कर रहा है वही हम लोग को लेना है यहाँ पे फॉर्मूला में, क्योंकि जो प्रेशर इसे एक्सपैंड कर रहा है वही फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो इसको एक्सपैंड कौन सा कर रहा है बताओ, 6 प्रेशर कर रहा है। अंदर में से बाहर वाला माइनस कर दोगे तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो एक्स्ट्रा प्रेशर इसको एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर का मतलब क्या, अंदर से प्रेशर पी लग रहा है, बाहर से प्रेशर पीओ लग रहा है। तो पी माइनस पीओ जो होगा एक्सेस प्रेशर, ये उसे एक्सपैंड कर रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पर प्रेशर में कौन सा प्रेशर आएगा, एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया और मल्टीप्लाइड बाय आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ये डिस्प्लेसमेंट। तो बस आप देख लो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर क्या होता है बताओ, पी आई माइनस पी ओ, यही तो इसको एक्सपैंड कर रहा है, पी आई माइनस पी ओ एक्सेस प्रेशर, पी आई माइनस सॉरी पी ओ इंटू एरिया। अब एरिया मुझे बता दो तुम्हें कि क्या एरिया होगा, किस एरिया पे प्रेशर लग रहा है, ये अंदर वाले एरिया पे प्रेशर लग रहा है। तो अंदर वाला मतलब छोटे जो पहले वाला इनिशियल आपका सरफेस था 4 पाई आर स्क्वायर, इस पर लग रहा है इनिशियल सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाला इस पे लग रहा है ना, तो यही आपको एरिया लेना है 4 पाई आर स्क्वायर। सो विल टेक इट एज 4 पाई आर स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा आर हुआ ना, यहाँ से यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर। तो ये आपका वर्क डन का एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 भी वर्क डन का फॉर्मूला है, इक्वेशन 4 भी वर्क डन का वैल्यू दे रहा है, इक्वेशन 5 भी वर्क डन का वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप उस दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम 4 and 5 वी कैन जस्ट राइट फ्रॉम 4 and 5 दोनों इक्वल कर दो। अब देखो 4 में क्या है, t 8 पाई आर डेल्टा आर, देखते जाओ। t में क्या है, t 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू आपका इक्वेशन 5 में क्या है, पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, ये 4 है भाई 4। ठीक है, अब यहां देखो डेल्टा आर और डेल्टा आर यहां से हो जाएगा कैंसिल, और एक आर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 पाई 1 जा और यहाँ पे 4 पाई 2 जा। तो यहाँ क्या बचा बताओ, 2t बचा। 2t इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ इंटू आर। तो यहाँ बताओ पी आई माइनस पी ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2t बाई आर, सिंपल है। नाउ दिस इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। क्या है ये, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर इतना एक्स्ट्रा प्रेशर होता है बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, और ये आपका होगा लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर ड्रॉप। ड्रॉप के लिए आपका इक्वेशन आएगा, याद रखना अगर ड्रॉप है तो अंदर बाहर का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2t अपॉन r होगा, समझे। अच्छा, अगर इसी की जगह पे मान लो बबल हो, तब बबल की केस में ये थोड़ा सा आपका एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या। अगर सपोज करो हमारे पास बबल है, तो आप लोगों को पता है कि बबल और ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड मैं बबल ड्रॉ कर दूँ। तो मान लो आपके पास एक बबल है, ये रहा बबल। बबल कुछ ऐसा होता है ये भाई रुक जाओ, इसको मारते हैं डिलीट और इसको करते हैं क्लोन। देखो आजा आजा आजा, हाँ कुछ ऐसे, ये देखो ये एग्जैक्टली ऐसे आपका बबल होता है, देख रहे हो। तो बबल को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 फ्री सरफेसेस होंगे। मैंने आपको पहले बताया था बबल के अंदर बाहर भी एयर होता है और अंदर भी एयर होता है, अंदर भी साइड में एयर ही होता है। और स्टिल अंदर का प्रेशर पी जो होगा वो पी बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होगा, क्योंकि अंदर का पार्ट तुम्हारा कॉनकेव है, बाहर का कॉन्वेक्स पार्ट है, तो कॉनकेव का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो बबल में सिर्फ इतने हिस्से में आपका लिक्विड होता है जो कि ना के बराबर है, और पूरा तुम्हारा अंदर बाहर दोनों साइड में एयर होता है। तो यहाँ पे 2 फ्री सर्फेसेस होते हैं। अगर आप ड्रॉप में देखोगे, जब हम चेंज इन एरिया निकालते हैं
तो हम ये चेंज इन एरिया फ्री सरफेस का निकालते हैं। तो आप देखोगे कि आपके पास सिर्फ एक फ्री सरफेस है, ये बाहर वाला। अंदर तो पूरा क्या भरा हुआ है, अंदर तो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है। तो फ्री सरफेस में अगर एरिया का चेंज होता है तो फ्री सरफेस में बाहर सिर्फ जो एरिया होता है उसी का चेंज होता है, अंदर तो वैसे भी कोई फ्री सरफेस नहीं, पूरा लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन अगर सपोज करो एक बबल एक्सपैंड होता है, तो बबल एक्सपैंड होगा तो देखो यहाँ पे दो फ्री सरफेसेस हैं, एक तो अंदर का भी फ्री सरफेस है और एक बाहर का भी फ्री सरफेस है। सो वी हैव टू फ्री सरफेसेस, टू फ्री सरफेसेस। बबल के केस में हमारे पास दो फ्री सरफेस होते हैं। तो अगर सपोज करो आपका बबल एक्सपैंड होता है तो बाहर का भी एरिया इंक्रीज होगा और उतना ही आपका अंदर का भी एरिया इंक्रीज हुआ, मतलब आपका चेंज इन एरिया डबल हो जाएगा। चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया इज डबल्ड कंपेयर्ड टू ड्रॉप, कंपेयर्ड टू ड्रॉप। तो अब क्या करोगे बताओ। अब चेंज इन एरिया का फॉर्मूला हमारा बबल के केस में क्या आया था, देखो तो चेंज इन एरिया हमारा इक्वेशन 3 8 पाई आर डेल्टा आर, ये था ना। तो ये तो सिर्फ भाई एक सरफेस फ्री सरफेस था इसलिए 8 पाई आर डेल्टा आर आया। चेंज इन एरिया यहाँ पे ऑब्वियसली बात है डबल हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम 3 अगर हम देखेंगे तो चेंज इन एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा आपका 8 पाई आर डेल्टा आर और मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दो फ्री सरफेस है, अंदर भी चेंज हो रहा है बाहर भी चेंज हो रहा है, तो टोटल चेंज डबल हो जाएगा ड्रॉप के कंपैरिजन में। और यहाँ पे आपका चेंज इन एरिया जो हो जाएगा वो 16 पाई आर डेल्टा आर, ये आपका इक्वेशन मान लेते हैं हमारा 1 है। तो मैं डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया, लेकिन अगर आपको मान लो एग्जाम में आया और एग्जाम में आपको बबल अलग से पूछ दिया गया है, तो अगर बबल अलग से पूछा है तो ध्यान रहे ये सारी चीजें आप क्या करोगे, यहां तक सेम करोगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, डीओ को बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, डीओ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और आगे वैसे ही चले जाना। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सब में 2 2 आते चले जाएगा। या इसके आगे का मैं कर देता हूँ, या आप सेम करो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना और साइड में लिख देना कि सिंस देयर आर 2 फ्री सरफेसेस इसलिए हमने डीए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये कि यहाँ तक तो आप सेम करोगे, यहाँ तक सब कुछ सेम करोगे, बस ये जो आपको डीए दिख रहा है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये यहाँ तक आपका पार्ट पूरा सेम आएगा, ये पूरा पार्ट सेम आएगा। और उसके बाद का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डीए को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 16 पाई आर डेल्टा आर हो जाएगा। फिर वही काम करना है, डी डब्ल्यू निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन आपका एक तो पहले आप निकालोगे टी इंटू डी ए, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा टी इंटू डी ए का वैल्यू यहाँ से ले लो 16 पाई आर डेल्टा आर और इसका इक्वेशन आपका 2। और फिर दूसरा फॉर्मूला है वर्क डन का आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम वही चीज आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ। सेम जैसा उन्होंने ड्रॉप के साथ किया था वही सेम चीज करना है, पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। क्योंकि इस बार भी देखो प्रेशर जो लग रहा है वो तो सिर्फ अंदर वाले हिस्से पे लग रहा है ना एक्स्ट्रा प्रेशर, तो उसमें हम खाली 4 पाई आर स्क्वायर ही लेंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ये डी डब्ल्यू का दूसरा फॉर्मूला बन गया आपका। वही सेम चीज कर रहा है, बस यहाँ पे ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है और कुछ नहीं, बाकी प्रोसीजर आपका सेम है। और यहाँ पे इक्वेशन 3, तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 आपका क्या हो जाएगा बताओ, 2 इज टी इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू 3 इज पी आई माइनस पी ओ, पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर गया, एक आर यहाँ से भी जाएगा, 4 पाई 1 जा 4 पाई 4 जा, तो ये देखो आपका आ जाएगा 4t इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ इंटू आर। और इस केस में आपका पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू, इसकी क्या जरूरत थी, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4t बाई आर आ जाएगा। तो डिफरेंस देख रहे हो, 2 का 4 हो गया बस। तो अगर दो फ्री सरफेसेस है,
बबल के केस में तो आपका एक्सेस प्रेशर जो होगा वो 4T/R हो जाएगा, और अगर ड्रॉप है तो उसमें सिर्फ 2T/R होगा क्योंकि एक ही फ्री सरफेस है ना। सही, अगर सपोज करो, ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे ड्रॉप एंड बबल का केस हो गया। इसमें एक और केस आता है, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। इफ बबल इज ट्रैप्ड इनसाइड, बबल इज ट्रैप्ड इनसाइड अ लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर अगर बबल ट्रैप हो जाए, जैसे अगर सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपका पूरा लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड के अंदर में एक बबल आ गया जो कि ट्रैप हो गया। इस तरीके से लिक्विड के अंदर एक बबल आ गया, और ये बबल आपको दिख रहा है कि लिक्विड के अंदर है। इसको हम कई बार कैविटी बोल देते हैं, कई बार इसको बबल ना बोलकर हम क्या बोल देते हैं, कैविटी बोल देते हैं, लेकिन कई बार लोग बबल यूज कर सकते हैं, बबल ट्रैप्ड इनसाइड अ लिक्विड। तो अगर आप इस केस में देखोगे तो इसका प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा बताओ। जैसे मान लो इसके अंदर एयर भरा हुआ है, इसके अंदर तो एयर भरा हुआ है, लेकिन इसके बाहर वाटर है, इसके बाहर एयर नहीं है, इसके बाहर वाटर है। तो अगर इसके अंदर का प्रेशर PI है और बाहर का प्रेशर PO है, तो इस केस में अगर मैं एक्सेस प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 2T/R ही आएगा। समझे रीजन क्या है बताओ। देखो यहाँ पे हमने देखा कि अगर सिर्फ एक फ्री सरफेस था ड्रॉप के केस में, या अगर मान लो ड्रॉप है आपका, ड्रॉप के केस में सिर्फ एक फ्री सरफेस है, वन फ्री सरफेस, तो हमारे पास एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था, PI - PO का 2T/R। बबल के केस में दो फ्री सरफेस है तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया, 4T/R। दो रहा तो 4T/R, एक रहा तो 2T/R। लेकिन अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे, अगर यही बबल बाहर था तो दो फ्री सरफेस था, क्योंकि बाहर भी एयर था अंदर भी एयर था। बबल अगर बाहर एयर में है तो बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है, दो फ्री सरफेस हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ अंदर एयर है, बाहर एयर है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है, वन फ्री सरफेस, और एक फ्री सरफेस है तो आपको भी पता है कि सिर्फ 2T/R ही आएगा। समझे, 4T/R नहीं आएगा इस केस में। तो भले ये बबल क्यों ना हो, फ्री सरफेस आपको चेक करना है कितना है। एक फ्री सरफेस तो प्रेशर डिफरेंस आपका 2T/R आ जाएगा, दो फ्री सरफेस रहेगा तो 4T/R आएगा। समझ गए, क्लियर है ये चीज। तो ये आपका ड्रॉप्स एंड बबल्स का केस यहाँ पे होता है खत्म। तो बच्चों यहाँ तक आपका जो है वो पार्ट यहाँ पे ड्रॉप्स एंड बबल्स का, लेकिन एक चीज इसमें और बचा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स में एक चीज और बचा हुआ है, दैट इज कैपिलैरिटी, और अब हम लोग वहीं पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स का आपका लास्ट टॉपिक है कैपिलैरिटी, और उसके बाद फिर आपका हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। सो कैपिलैरिटी बोल लो इसे, या फिर कैपिलरी एक्शन, एक ही बात है, कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलैरिटी। अब ये होता क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं ना, जो भी डेफिनेशन है सारी चीजें वो मैंने आपको लिख के रख के दे दिया है हैंड रिटन नोट्स में, वो आप रेफर कर सकते हो। बाकी भाई बाय डेफिनेशन क्या होगा, कैपिलैरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या होता है। होता क्या है, देखो कि अगर सपोज करो आप कोई भी एक बहुत पतला सा ट्यूब लेते हो, जैसे आपका पेन का रिफिल होता है, पता है उसके अंदर बहुत ही पतला सा होल होता है। तो ऐसा अगर आप कोई भी बहुत ही पतला सा ट्यूब लेते हो जिसके अंदर बहुत पतला सा होल है, ठीक है, तो मान लो आपने बहुत ही पतला सा ट्यूब ले रखा है, मतलब बहुत ही पतला सा जिसके अंदर होल है, जिसको हम बोलते हैं फाइन बोर। फाइन मतलब बहुत ही पतला, बहुत ही पतला, और बोर मतलब जो होल है उसके अंदर। तो ऐसे ट्यूब को बोला जाता है कैपिलरी। क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरी। ये आपका कैपिलरी है। जब आप कैपिलरी को किसी लिक्विड के अंदर डुबो देते हो, जैसे मान लो इस कैपिलरी को आपने उठाया और यहाँ पे एक लिक्विड पड़ा हुआ था, तो आपने यहाँ पे दो टाइप का लिक्विड है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक लिक्विड पड़ा हुआ था और इस लिक्विड में आपने डुबो दिया। तो ये कैपिलरी अगर आपने इस लिक्विड में डुबोया है, यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपने कैपिलरी को इस तरीके से इसमें डुबो दिया, तो आप देखोगे कि ये जो लिक्विड है, मान लो ये बाहर लिक्विड ऐसा पड़ा हुआ है इस तरीके से, तो अंदर जैसे डुबोया आपने लिक्विड, ये पूरा लिक्विड है आपका, तो जैसे आपने इसके अंदर डुबोया तो ये जो लिक्विड का लेवल अंदर है वो यहां ना रह के फट से ऊपर उठ जाता है और ऐसे चला जाता है।
ऊपर उठ जाता है, लिक्विड लेवल जो बाहर का है उससे वो राइज हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, और इसे कहा जाता है कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे कैपिलरी राइज हुआ है। कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं जिन लिक्विड्स में आपने उसको डुबो दिया, मान लो ये एक अलग टाइप का लिक्विड है, उसके अंदर अगर आपने इसको डुबो दिया तो इसमें केस उल्टा हो जाता है। इसमें आपको बाहर लिक्विड कुछ ऐसा दिखेगा, इस लेवल पे दिखेगा, और इसमें क्या होता है, लिक्विड लेवल ऊपर उठने के बजाय नीचे घुस जाता है, नीचे डाउन चला जाता है। ठीक है, तो ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये कुछ अलग टाइप का लिक्विड है। ऐसे लिक्विड में आप डालोगे इसको, ग्लास को या ये ट्यूब को, तो ये लिक्विड ऊपर जाने के बजाय अंदर नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल। तो मतलब साफ है कि अगर आप किसी कैपिलरी को किसी लिक्विड में डुबोते हो तो या तो उसके अंदर का लिक्विड लेवल ऊपर उठ जाएगा, कैपिलरी राइज होगा, या तो लिक्विड लेवल नीचे चला जाएगा, कैपिलरी फॉल होगा। तो ये जो कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल होता है ट्यूब के अंदर, इसी को हम एक साथ क्या बोल देते हैं, कैपिलरी एक्शन बोल देते हैं, या फिर कैपिलैरिटी बोल देते हैं। अब ये जो कैपिलरी एक्शन है, मतलब कैपिलरी एक्शन दो टाइप का होता है, या तो कैपिलरी राइज होता है या कैपिलरी फॉल होता है। कैपिलरी राइज किस केस में होता है, ध्यान देना, कैपिलरी राइज उस केस में होता है जहां पे लिक्विड वेट्स द सॉलिड। जहां पे लिक्विड वेट्स द सॉलिड, चाहे वो कंप्लीटली वेट करे या पार्शियली वेट करे, पर गीला कर देगा। अगर लिक्विड सॉलिड को वेट करता है, और आप एग्जाम्पल इन सब चीज का सुन चुके हो, ग्लास एंड वाटर, तो इसका मतलब अगर सपोज करो आपके पास ग्लास है, ये आपका जो है वो ग्लास का ट्यूब है, और इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो वाटर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा, लिक्विड वेट्स द सॉलिड। ऐसे केस में आपको भी पता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्यूट होता है। इस केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। ठीक है, लिक्विड वेट्स द सॉलिड और आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो एक्यूट होता है, राइट। कैपिलरी फॉल किस केस में होगा, अच्छा कैपिलरी फॉल जो होगा वो होगा आपका जब आपका लिक्विड डजंट वेट द सॉलिड होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं थीटा, चलो ठीक है छोड़ो, लिक्विड डजंट वेट द सॉलिड, डजंट वेट द सॉलिड, तो ऐसे केस में आपका कैपिलरी फॉल होता है। एग्जाम्पल आप सब लोग को पता है कि ये लिक्विड डजंट वेट द सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, मर्क्यूरी एंड ग्लास। तो मर्क्यूरी एंड ग्लास का अगर आप केस लोगे तो यहाँ पे कैपिलरी फॉल होगा। मतलब अगर सपोज करो ये ग्लास का कैपिलरी है और हमने इसको मर्क्यूरी में डाल दिया, तो इसके अंदर कैपिलरी फॉल होगा, समझ गए। और यहाँ पे आप लोग को पता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बताओ, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका ऑब्ट्यूस होता है। दूसरी बात आप लोगों को पता है कि इसके अंदर का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्योंकि एक्यूट होता है, तो इसके अंदर का आप मेनिस्कस देखोगे तो मेनिस्कस का शेप क्या आएगा, कॉनकेव आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, अगेन यहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस आएगा, कॉनकेव मेनिस्कस, बस। अरे सॉरी, इसमें मेनिस्कस देखो कॉन्वेक्स है, ऐसा है ना शेप का, तो सॉरी ये आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस आ जाएगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, ये कोई भी ट्यूब हो सकता है। आप अगर सब, मुझे लगता है शायद ये जो कैपिलरी ट्यूब जो है ना, वो कोई भी ट्यूब अगर आप लोगे तो वहाँ पे कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि स्पेशली बनाया हुआ ट्यूब होता है, कोई भी बहुत ही पतला सा, इवन अगर आप स्ट्रॉ लेते हो बहुत ही पतला होना चाहिए, लेकिन उसका अगर आप पानी में डालोगे तो पानी उसके ऊपर उठ जाएगा, मर्क्यूरी में डालोगे तो नीचे चला जाएगा। कैपिलरी एक्शन जो है वो कई जगह पे देखा जाता है, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके कैपिलरी एक्शन में, और जनरली जो कैपिलरी एक्शन है उसमें कैपिलरी राइज हमको ज्यादातर दिखाई देता है यहाँ वहाँ अगर आप नजर डालो तो। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि अगर आप दिया जलाते हो तो दिया जलाने के केस में क्या होता है बताओ। अब जब आप दिया जलाते हो तो इसका जो, इसके अंदर ऑयल रहता है पूरा, और इसके अंदर एक बाती पड़ी हुई रहती है, कॉटन का विक होता है, इसको विक बोलते हैं, बाती को क्या बोलते हैं, विक। इसका जो टॉप मोस्ट एरिया है वो कंटिन्यूसली जलते रहता है, जबकि तेल यहाँ पड़ा हुआ है और जल ये रहा है, और तेल धीरे 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 खत्म हो जाता है। ये कैसे होता है बताओ। सी होता क्या है कि कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी बोल रहा हूँ मैं,
ये जो आपका बाती होता है विक, वो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर, वो कॉटन का बना हुआ होता है। अगर आप सपोज करो यहाँ पे विक अगर प्लास्टिक का डालोगे और फिर उसका टिप जला दोगे तो पूरी प्लास्टिक जल जाएगी, दिया आपका जल नहीं पाएगा। आपको भी पता है कि दिया जलाने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, हम कॉटन के ही विक का यूज करते हैं। कॉटन के विक में आप देखोगे ध्यान से तो छोटे 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 होल्स टाइप होता है पूरा। वो पूरा कैसा होता है कि प्लास्टिक जैसा नहीं होता है, उसके अंदर होल्स वगैरह होते हैं। वो जो होल्स होता है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वो एक्चुअली में एक साथ मिलकर एक कैपिलरी का काम करता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, राइट। तो पूरा आप एक समझ लो एक कैपिलरी का काम करता है, और उसमें कैपिलरी राइज हो जाता है ऑयल का। कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी राइज के वजह से ये आपका ऑयल चढ़ता है, उसको वो जला देता है, तो फिर नीचे से दूसरा ऑयल चढ़ता है, फिर उसको जलाता है वो, और कंटिन्यूसली कैपिलरी एक्शन की वजह से आपका दिया जलते रहता है। समझ में आया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे आप लोगों को पता है अगर आप सपोज करो किसी कोई पानी है नीचे गिरा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप स्पॉन्ज डाल देते हो, या फिर आपके घर पे जो पोछा होता है उसके ऊपर आपने पोछा डाल दिया, तो पार्ट से पानी जो है वो पोछे के अंदर चला जाएगा, या फिर जो स्पॉन्ज होता है वो स्पॉन्ज के अंदर घुस जाता है। रीजन क्या है, स्पॉन्ज या अब देखो प्लास्टिक डालोगे तो उसके अंदर घुसेगा क्या, नहीं घुसेगा। तो इवन कोई पॉलिथीन का कपड़ा डालोगे तो भी उसके अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। कॉटन का जो आपका पोछा होता है वो बहुत जल्दी आपने पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पॉन्ज एब्जॉर्ब कर लेता है। रीजन क्या है, स्पॉन्ज या फिर आपके कॉटन का कपड़ा, उसके अंदर जो होल्स होते हैं, वो होल्स एक्चुअली में किसका काम करता है, अगेन कैपिलरी का काम करता है। छोटे छोटे होल्स कैपिलरी का काम करता है, और उसके अंदर पानी का कैपिलरी राइज हो जाता है, और उस कैपिलरी राइज के वजह से वो पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वही सेम हाल ब्लॉटिंग पेपर का होता है। आप देखोगे तो एक पेपर आता है जिसको ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं, उसको इंक को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। कहीं मान लो अगर इंक गिर जाए, उसके ऊपर आप ब्लॉटिंग पेपर डालोगे तो ब्लॉटिंग पेपर उस इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगेन इसका वर्किंग भी सेम है, या फिर प्रिंसिपल सेम है इसके पीछे। ब्लॉटिंग पेपर में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत कम छोटा सा होल्स, वो दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है। वो होल्स कैपिलरी का काम करते हैं, और उसके अंदर इंक का कैपिलरी राइज हो जाता है, जिसके वजह से वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इनफैक्ट आपको पता है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उस पेड़ पौधे में हर एक पत्ते को या फिर हर एक पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कहाँ पे होता है, वो ज़मीन के अंदर होता है। अब ज़मीन के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हर पत्ते और हर टहनियों पर ये न्यूट्रिएंट्स पहुँचेगा कैसे, तो ये पहुँचाने का काम देखो कैसे होता है कि वो जो रूट्स होता है, वो रूट्स के पास मतलब एक लिक्विड के फॉर्म में सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर डिजॉल्व रहते हैं। उस न्यूट्रिएंट्स का जो लिक्विड होता है उसको हम लोग सैप बोलते हैं, एसएपी सैप। ये सैप वाला लिक्विड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, इसको पूरे पेड़ के हर एक पार्ट तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो आपके पूरे पेड़ में एक टिश्यू होता है, दो टाइप का टिश्यू होता है, एक को हम बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये एकदम बहुत छोटी छोटी ट्यूब की तरह होते हैं, बहुत छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब की तरह होते हैं, और ये रूट्स के थ्रू आपके सैप के अंदर पूरा गया हुआ रहता है। सैप मतलब वही लिक्विड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स सारे डिसॉल्व है। तो ये सैप इन पतले पतले जाइलम और फ्लोएम का जो टिश्यू है, ये इसके थ्रू ऊपर चढ़ते हैं कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी राइज की वजह से। क्योंकि ये जो ट्यूब है वो कैपिलरी की तरह काम करता है, बहुत पतले पतले ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये आपके कैपिलरी एक्शन में मदद करता है, मतलब ये कैपिलरी की तरह काम करता है। और ये जो सैप वाला लिक्विड है, न्यूट्रिएंट्स वाला लिक्विड है, उसका कैपिलरी राइज करवा के सारे पत्ते और सारे जगहों पे न्यूट्रिएंट्स को फैलाता है। दिस इज वन ऑफ द थियरी, मतलब ये एक थियरी है जिसकी वजह से वाटर या सैप जो होता है वो पेड़ के अंदर राइज होता है, ऊपर जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे थियरीज के बेसिस पे इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन ये भी एक थियरी है जिसको मुझे शायद लगता है, जहां तक मुझे याद है, कोहेजन टेंशन थियरी बोला जाता है, या आई डोंट नो कि कोई और थियरी बोलते हैं, कैपिलैरिटी थियरी भी शायद इसको बोलते हैं। तो कोहेजन टेंशन या कैपिलैरिटी सेम है, वो एक बार चेक कर लेना, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था। तो ये वन ऑफ द रीजंस ऐसा बताया जाता है जिसके वजह से जो आपका सैप है वो ऊपर जाता है, जिसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ऊपर जाने के प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। सैप या जो लिक्विड होता है, वाटर होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं, ये ऊपर जाइलम और फ्लोएम के थ्रू कैपिलरी एक्शन की वजह से जाता है। ये एक थियरी कहती है हमसे। तो हमने देखा कि कैपिलरी राइज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इवन अगर आप कोई कपड़ा डालोगे कहीं पे तो वो उसमें भी पानी ऊपर तक चले जाता है।
अगेन बिकॉज ऑफ कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी एक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए कि कहाँ कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन कैपिलरी एक्शन होता क्यों है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये भी समझना ज़रूरी है। आइए इसे समझते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, देखो कैपिलरी राइज के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, लेकिन कैपिलरी फॉल भी होता है। बस क्या है ना कि कैपिलरी फॉल के लिए क्या चाहिए आपको, मर्क्यूरी रहना चाहिए या फिर ऐसा कोई लिक्विड होना चाहिए जो आपके सॉलिड को वेट ना कर पाए, गीला ना कर पाए। लिक्विड डजंट वेट सॉलिड, समझे। तो ऐसे केस में आपको कैपिलरी फॉल भी दिख जाएगा। पर ये कैपिलरी फॉल या फिर कैपिलरी राइज होता क्यों है, तो इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक प्रेशर डिफरेंस के हेल्प से और दूसरा फोर्स की वजह से। फोर्स या प्रेशर का एक अलग तरीका है, उसका हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो उससे समझा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन के लिए हम लोग कैपिलरी राइज का सहारा लेंगे और प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से हम कैपिलरी फॉल को समझेंगे। जैसे कैपिलरी फॉल होगा वैसे ही आपका कैपिलरी राइज भी होता है। तो एक थियरी आप समझ जाओगे, एक के पीछे का थियरी, तो दूसरे के पीछे का थियरी भी आपको अपने आप आ जाएगा, समझे। देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैपिलरी फॉल को प्रेशर डिफरेंस के हेल्प से कैसे समझा जाए। तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिलरी फॉल, एक्सप्लेनेशन ऑफ capillary fall with the help of pressure difference, pressure difference, ठीक है। तो ये प्रेशर डिफरेंस के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कैपिलरी फॉल कैसा होता है। अगर एक बार आपने कैपिलरी फॉल समझ लिया तो कैपिलरी राइज भी उसी तरीके से आप समझ सकते हो। तो मान लो आपके पास एक ऐसा लिक्विड है जो सॉलिड को वेट नहीं करता है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक ऐसा लिक्विड है जो सॉलिड को वेट नहीं करता है इस तरीके से, और इसको आपने एक कंटेनर में भर रखा है जिसके अंदर आपने एक कैपिलरी को डिप कर रखा है। तो मैं यहाँ पे एक कैपिलरी भी ड्रॉ कर देता हूँ। कैपिलरी इतना मोटा नहीं होता है, लेकिन हमारे समझने के लिए इसको मैंने जानबूझकर मोटा ले लिया है ताकि चीज़ें हम समझ पाए। तो यहाँ पे देखो, अगर एक लिक्विड ऐसा आपने लिया है जो सॉलिड को वेट नहीं कर पा रहा है, तो शेप कैसा होगा बताओ। देखो यहाँ पे आपका शेप कुछ ऐसा होगा लिक्विड का, है ना, कर्व्ड शेप ऐसा होगा, कॉन्वेक्स शेप होगा, फिर पूरा प्लेन हो जाएगा और फिर इसके नज़दीक आते ही आपका ये वापस से कॉन्वेक्स हो जाएगा। वही सेम हालत यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा, फिर पूरा प्लेन होगा और फिर यहाँ पे आके इसका शेप कॉन्वेक्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंदर देखोगे तो ये दोनों वॉल्स इतने, मतलब आपका जो कैपिलरी होता है बहुत ही पतला होता है। ये इतना पतला होता है कि आपको यहाँ पे शेप कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से पूरा का पूरा कॉन्वेक्स शेप दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और ये पूरा आपका लिक्विड है इस तरीके से, और लिक्विड कौन सा लिक्विड है यहाँ पे, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी मान के चलते हैं कि मर्क्यूरी हमने ले रखा है और उसमें ग्लास हम लोग डिप कर रहे हैं। तो मर्क्यूरी ग्लास का कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पे लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं कर पाता। तो ये आपका पूरा लिक्विड है, ठीक है। अब हम लोग वो केस कंसिडर कर रहे हैं या फिर वो समय कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे अभी तक कैपिलरी राइज हुआ नहीं है, या सॉरी कैपिलरी फॉल हुआ नहीं है, बस कैपिलरी फॉल होने वाला है, जस्ट होने वाला है, उससे जस्ट पहले का सिचुएशन। हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। अब देखो टेक्स्ट बुक में वो ABCD कहीं भी दे के रखा होगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे अपने हिसाब से ABCD ले लेता हूँ। तो मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट A यहाँ पे है और उसके बाद जस्ट उसके ऊपर एक पॉइंट B है और उसके बाद फिर यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। नहीं तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे A ले लेते हैं, ये B और ये आपका C, नहीं यार ये B, ये C, ये A और ये D, चलेगा। कोई भी किधर भी लोग फर्क नहीं पड़ता यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या D यहाँ ले लेते हैं। मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो एक पॉइंट आपने A यहाँ लिया हुआ है और उसी लेवल पे आप यहाँ पे देखोगे तो C लेके रखा है आपने। उसके जस्ट नीचे इस कॉन्केव सरफेस के, कॉन्वेक्स सरफेस के जस्ट नीचे आपने एक पॉइंट B लिया है और उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपने पॉइंट D लेके रखा हुआ है ना। अगर आप ध्यान दोगे तो देखो C और D जो है वो एक प्लेन सरफेस के ऊपर नीचे हैं। दिस इज प्लेन सरफेस, राइट, दिस इज प्लेन सरफेस, प्लेन है,
ओके। और ए और बी जो है वो एक कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर नीचे है, ए कॉन्वेक्स साइड में है और बी कॉन्केव साइड में है। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ए पे प्रेशर कम और बी पे प्रेशर ज्यादा है तो क्या मैं सही हूं? प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। रीजन क्या है बताओ? रीजन सिंपल है कि कॉन्केव साइड का जो प्रेशर होता है वो कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है, तो जो कॉन्केव साइड रहेगा वहां का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ कि नीचे वाला कॉन्केव साइड है, ऊपर वाला कॉन्वेक्स साइड है, इसलिए कॉन्केव साइड प्रेशर बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ए। सिंपल है, राइट? यस। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि PA इज इक्वल टू PC, PA इज इक्वल टू PC, क्यों बताओ? दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों एयर में ही है ना, तो बोथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों का प्रेशर का वैल्यू सेम होगा क्योंकि दोनों एयर का हिस्सा है, दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, P0 अच्छा, उसके बाद मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं PC इज इक्वल टू PD, PC इज इक्वल टू PD। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ये इक्वेशन 1 कर दो, ये इक्वेशन 2 कर दो, अब बताओ ये इक्वेशन 3 कर दो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है PC इज इक्वल टू PD? तो याद करो, मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पे अगर आपको याद होगा तो कहाँ गया, ये देखो, अगर आपका प्लेन सरफेस रहा तो प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे जो होता है प्रेशर इक्वल होता है, तो प्लेन सरफेस के ऊपर नीचे प्रेशर इक्वल है और ये आपका प्लेन सरफेस है, तो इसके ऊपर नीचे प्रेशर इक्वल होगा, इसलिए PC इज इक्वल टू PD, प्लेन सरफेस। समझ गए? अब देखो, PA इज इक्वल टू PC, PC इज इक्वल टू PD, इसका मतलब PA इज इक्वल टू PD हो सकता है, PA इज इक्वल टू PD, इसको एक 4 डाल दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, है ना? अब सुनो, PB is greater than PA and PA is equal to PD, so from 1 and 4 क्या होगा बताओ? From 1 and 4, देखो PB is greater than PA but PA is equal to PD, तो PA की जगह पे PD डाल दो ना, तो आपका क्या हो जाएगा, PB greater than PD, PB greater than PD, मतलब B पे प्रेशर ज्यादा है और D पे प्रेशर कम है, जबकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो हमने यहाँ पे देखा था लिक्विड में कि अगर आपका लिक्विड रेस्ट पे है और तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होता है, और अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर आपका फ्लूइड फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अगर वो है तो पॉइंट्स B और D सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो भी B का प्रेशर ज़्यादा है और D का प्रेशर कम है, तो इसका मतलब पॉइंट B पे प्रेशर ज़्यादा है। अब अगर मान लो पॉइंट B पे प्रेशर ज़्यादा है तो आपका फ्लूइड जो है वो पॉइंट B से D की ओर फ्लो होगा और ये चारों तरफ से फ्लो होगा, तो यही है आपका कैपिलरी फॉल, मतलब आपका कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड होता है वो नीचे गिर जाता है। समझे? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, हाई टू लो प्रेशर की वजह से आपका हाई टू लो लिक्विड फ्लो होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और तब तक ये नीचे आएगा जब तक इस लेवल पे दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। समझ गए कैपिलरी फॉल का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन? इसी बेसिस पे आप कैपिलरी राइज भी समझा सकते हो। अब देखो कैपिलरी राइज आप कैसे समझा सकते हो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैं समझा देता हूँ कैपिलरी राइज। अब देखो कैपिलरी राइज में क्या होता है, आपका फ्लूइड जो है, मान लो इसके अंदर आपने कैपिलरी डाला, अब कैपिलरी राइज कब होता है बताओ? जब आपका एक ऐसा कैपिलरी होगा जो आप ये ऐसा सॉलिड होगा, जो ऐसा लिक्विड होगा जो सॉलिड को गीला कर देता है, लिक्विड विच वेट्स द सॉलिड। तो इस केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है तो आपका शेप जो है वो लिक्विड का कुछ ऐसे होता है, और मेनिस्कस आपका कॉनकेव मेनिस्कस होता है, ये केस हो जाता है ऐसा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बताओ? देखो अब यहाँ पे अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो शेप का डिफरेंस है मेनिस्कस के, इसमें ऐसा ऊपर उठा हुआ है और यहाँ पे इस तरह से कॉनकेव शेप है। ये केस कब होगा? व्हेन लिक्विड वेट्स द सॉलिड। तो बस यहाँ पे उल्टा हो गया ना। अब ये अगर मैं ABCD यहाँ पे पॉइंट्स ले लूँ, यहाँ पे ये A ले लूँ, यहाँ पे मैं ये B ले लूँ, यहाँ पे मैं C ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं D ले लेता हूँ, तो क्या होगा बताओ? इस केस में क्या था? PB इज ग्रेटर देन PA। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? PB इज लेस देन PA।
उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि भाई आपका पीए ज़्यादा होगा इस बार, क्योंकि ए जो है वो अब कॉन्केव साइड पे आ गया है। प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड, तो बस ये साइन आपका उल्टा पड़ जाएगा। वही सेम चीज़ करो और लास्ट में भी साइन आपका उल्टा पड़ जाएगा, पी बी विल बी लेस देन पी डी, करते करते पी बी विल बी लेस देन पी डी, साइन उल्टा पड़ जाएगा ना अगर सेम तरीके से करोगे तो। साइन उल्टा पड़ गया तो पी बी इज लेस देन पी डी, मतलब इस बार प्रेशर बी जो है, बी पे प्रेशर वो कम है और डी पे प्रेशर ज़्यादा है। तो फ्लूइड ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर फ्लो होता है, तो अब ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर फ्लो होगा तो फ्लूइड अंदर फ्लो होगा लिक्विड, और अंदर फ्लो होके इसकी वजह से इसका कैपिलरी के अंदर का लिक्विड राइज करने लग जाएगा। तब तक राइज करेगा जब तक बी का प्रेशर और डी का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। तो ये आपका हो गया कैपिलरी राइज, समझ गए। तो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल दोनों एक तरीके से हम समझा सकते हैं प्रेशर के हेल्प से, राइट। बस लिक्विड का अंतर होता है, यहाँ पे लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड वेट्स द सॉलिड। इसके वजह से आपका शेप चेंज होने की वजह से एक में राइज होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से और एक में फॉल होता है, समझ गए। तो ये प्रेशर डिफरेंस के हेल्प से आप कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल को एक्सप्लेन कर सकते हो, ये एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल कितने हाइट से वो राइज होता है और कितने हाइट से वो फॉल होता है उसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसका हम फॉर्मूला निकालेंगे कि कितने हाइट से वो राइज हुआ या कितने हाइट से वो फॉल हुआ। तो हम अब क्या करेंगे बताओ, एक्सप्रेशन फॉर राइज या फिर फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग करने वाले तो राइज का ही है, राइज का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, कैपिलरी राइज कितने हाइट तक जाता है। देखो अगर एक्सप्रेशन निकाला ना, एक्सप्रेशन बोला निकालने के लिए तो आपको ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेन करने बोला यूजिंग प्रेशर डिफरेंस तो आपको एक्सप्लेन इस तरीके से करना है, समझ गए चीज। तो ये आपके वर्ड्स पे ध्यान देना कि क्या करने बोला गया है। एक्सप्रेशन मतलब आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हम यहाँ पे दो तरीके से कैपिलरी राइज का ही डिराइव करेंगे दोनों फॉर्मूला, और कैपिलरी फॉल जो है, कैपिलरी फॉल के लिए भी सेम इक्वेशन वैलिड होगा। तो हम डिराइव करने जा रहे हैं कैपिलरी राइज के लिए, फॉल के लिए भी सेम इक्वेशन वैलिड होगा, जिसमें मेथड 1 सबसे पहला मेथड जो होगा, मेथड 1 वो होगा आपका यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के हेल्प से पहले इसको करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फोर्सेस के हेल्प से भी उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो मान लो आपके पास एक फ्लूइड है यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका फ्लूइड, इसमें आपने कैपिलरी डिप करके रखा हुआ है और उसके अंदर आपका कैपिलरी राइज हुआ है। तो यहाँ पे आपका फ्लूइड इस तरीके से है, यहाँ पे फ्लूइड इस तरीके से है और यहाँ पे आपका कैपिलरी राइज हो चुका है ना, ये इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसके अंदर कितना हाइट ऊपर उठ चुका है कैपिलरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का h हाइट कैपिलरी आपका ऊपर उठ चुका है। तो ये कितना हाइट ऊपर गया, इस हाइट का ही हम लोग को फॉर्मूला चाहिए। तो मैं ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको मैं यहाँ पे बड़ा में बना लेता हूँ ताकि और अच्छे से और क्लियर दिखे। तो इसको कैपिलरी को हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, ये कैपिलरी है और थोड़ा सा बड़ा बना रखा है और कुछ नहीं ठीक है। और आपका लिक्विड लेवल जो है वो यहाँ तक राइज हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ तक राइज हो चुका है ये आपका, और ये आपका यहाँ से राइज होना स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ से फ्लूइड आपका बढ़ना ऊपर उठना चालू हुआ है। तो ये पूरा फ्लूइड है आपका इस तरीके से, मतलब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एक हिस्सा यहाँ बना दिया है, ठीक है। और ये आपका h हाइट आप दिखा सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक। नाउ सी कि ये, अब सवाल ये है कि जब ये राइज होना शुरू होता है तो कब तक राइज होगा और कब तक ये राइज होकर रुक जाएगा। तो एक तरीका इसमें देखो ये है कि आप इसमें ये देख सकते हो, मेथड 1 में मैंने यूजिंग प्रेशर डिफरेंस की बात की है, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये रुकेगा कब तक। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट कंसिडर करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ का और एक पॉइंट यहाँ का। यहाँ से ऊपर से प्रेशर लग रहा है और यहाँ नीचे से प्रेशर लग रहा है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए
तो आपका ये जो राइज है वो बंद हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, और यहां पे जो प्रेशर होगा जो इस पे लग रहा है वो इसके कर्वेचर की वजह से होगा। मतलब आप ऐसे समझ लो कि यहां का जो प्रेशर है, दिस प्रेशर, ये प्रेशर क्या होगा बताओ, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। सो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट ए, ये ए पॉइंट ले लेते हैं और ये आपका बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पे क्या होगा बताओ, बी पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ, यहीं पे ले लो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी, इसको रहने दो। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे लिक्विड कॉलम की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो यहां से प्रेशर वहां से प्रेशर, जब ये दोनों प्रेशर इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए, मतलब टोटल ऊपर से जितना प्रेशर लग रहा है नीचे से भी उतना ही प्रेशर पॉइंट ए से लगे, तो फिर ये अब आपको ऊपर नहीं जाएगा वो। नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लो सपोज करो नीचे का प्रेशर आपका ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, धीरे 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 ये ऊपर उठता चला जाएगा। ये रुकना तब बंद होगा, ऊपर राइज होना तब बंद हो जाएगा जब नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर इक्वल हो जाए। अब नीचे का प्रेशर क्यों आ रहा है बताओ, ये लिक्विड कॉलम की वजह से, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट ए। और ऊपर का प्रेशर क्यों आएगा बताओ, ऊपर का प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है। अगर मैं कर्व्ड सरफेस को ध्यान से देखूं तो एक हिसाब से ये यहाँ पे एक सर्कुलर ड्रॉप जैसा कुछ होगा, राइट। इस ड्रॉप का एक ही फ्री सरफेस है क्योंकि नीचे के हिस्से में पानी भरा हुआ है, और इसका अगर मैं सेंटर देखूं तो यहाँ पे सेंटर है, और ये इसका रेडियस हो जाएगा, ड्रॉप का रेडियस हो जाएगा। एक हिसाब से इसको ड्रॉप मान के चल सकते हैं, एक ही फ्री सरफेस है। और इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा। और स्मॉल आर क्या होगा आपका बताओ, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। और ये आर क्या है, ये जो हमने ड्रॉप अज्यूम किया है ना यहाँ पे पूरा सा, इस ड्रॉप का रेडियस है, याद रखना, इस पूरे ड्रॉप का रेडियस आप आर मान लो। और ये क्या है आपका आर, ये ट्यूब जो है आपका कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट देखता हूं तो मुझे बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ आएगा। याद करो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाते हैं जहां पे लिक्विड का फ्री सरफेस जो है वो सॉलिड से कांटेक्ट में है, और वहां से हम पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और एंगल ऑफ कांटेक्ट सॉलिड सरफेस से लेकर लिक्विड के साइड में बनाया जाता है, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। लेट्स से दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज थीटा। अब अगर गौर से देखोगे, ज्योमेट्री यूज करोगे तो देखो टेंजेंट जो होता है वो हमेशा रेडियस, देखो ये जो पूरा आपको दिख रहा है सर्कल हमने बना रखा है, स्फीयर टाइप अज्यूम कर लिया है, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और हमेशा आपका जो सर्कल होता है या स्फीयर होता है उसका रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो आपका ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री हो गया मान लो, और आपका ये थीटा है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा। तो देखो ये एंगल अगर मैं देखना चाहूं और इसको मैं अगर x मान लेता हूं तो क्या होगा बताओ, एक सेकेंड। अगर ये एंगल को मैं x मान लेता हूं तो x प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, x प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा विल बी 180 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, लाइन पे बन रहा है। तो अब बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपका जो दिख रहा है ना वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये आपका एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्री आप चेक कर लेना यहाँ पे कि ये एंगल आपका अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा हो जाएगा। समझ गए। अब सुनो मेरी बात। तो नीचे का जो प्रेशर है वो तुम लोगों ने देख लिया कि दिस इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब ऊपर किस बात का प्रेशर लगेगा, तो ऊपर प्रेशर क्यों लगेगा, क्योंकि ऊपर आपका कॉनकेव साइड है और नीचे आपका कॉन्वेक्स साइड है। नीचे कॉन्वेक्स है, ऊपर कॉनकेव है, और कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। और जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स साइड का, वो एक्सेस प्रेशर का वैल्यू हम देख चुके हैं कितना होता है, 2T/R होता है, अगर एक ही फ्री सरफेस रहा तो।
हमने ड्रॉप एंड बबल के लिए देखा था ना, तो ड्रॉप एंड बबल में क्या था, ये फ्री सरफेस, ये तो अपना कॉन्केव साइड और कॉन्वेक्स साइड ही तो था। इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस हमने क्या देखा था, 2T/R, PI माइनस PO। अगर एक ही फ्री सरफेस है तो 2T/R, जो कि ड्रॉप के केस में था। बबल के केस में हमने देखा था 2 फ्री सरफेस है तो 4T/R है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि एक ही फ्री सरफेस है, तो इन दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा है, प्रेशर डिफरेंस जो कि इसको नीचे दबाएगा, वो ऊपर से ही आएगा, क्योंकि ऊपर कॉन्केव साइड है, नीचे कॉन्वेक्स साइड है। तो ऊपर का जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कॉन्केव साइड का, PI माइनस PO, कितना हो जाएगा, 2T/R। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर का जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है 2T/R, वो नीचे वाले प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम को बैलेंस कर लेगा। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो लिक्विड ऊपर बढ़ना रुक जाएगा। सो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट A विल बी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर ड्यू टू कॉन्केव सरफेस एट B, क्योंकि B पे आपका कॉन्केव कर्व्ड सरफेस है, ये पॉइंट B दिख रहा है आपको। तो इस पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर होगा और ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट A क्या होगा बताओ, ρGH होता है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला हम सब लोग को पता है, ρGH होता है, और एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला भी हम लोग को पता है, 2T/R होता है। सिंपल है, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। अब देखो, अच्छा यहाँ पे R नहीं आएगा, बल्कि ये यहाँ पे जो रेडियस, वो रेडियस होता है जो ड्रॉप का रेडियस होता है। तो आप देखोगे तो ये ड्रॉप जैसा दिख रहा है यहाँ पे, उसका रेडियस कैपिटल R है, पर हमें ट्यूब का रेडियस चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल R को आपको हटाना होगा। तो आप क्या करो, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल में आप cos थीटा का वैल्यू ले लो। अब इस ट्राइंगल में बताओ cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट R है, हाइपोटेनस R है, तो इसका मतलब यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, R अपॉन cos थीटा। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ρGH इज इक्वल टू 2T/R। R क्या हो जाएगा आपका, R अपॉन cos थीटा। cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ρGH इज इक्वल टू 2T cos थीटा बाय R, 2T cos थीटा बाय R। तो यहाँ से आपको H का वैल्यू मिल जाएगा 2T cos थीटा अपॉन ρRG। यही आपका हाइट का फॉर्मूला आता है। ध्यान रहे, अगर कैपिलरी फॉल होता है तो कैपिलरी फॉल के लिए भी सेम इक्वेशन यूज होगा, बस वहां पे H हाइट से लिक्विड नीचे गिर जाएगा। कैपिलरी राइज में H हाइट से लिक्विड आपका ऊपर उठ जाता है, समझे। बाकी कितने हाइट से नीचे गिर रहा है या कितने हाइट से ऊपर उठ रहा है, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन ρRG। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यही बता देता हूं, और यही डेरिवेशन हम लोग दूसरे तरीके से भी करेंगे, यूजिंग फोर्सेस। यहाँ पे हमने यूजिंग प्रेशर डिफरेंस देखा था, तो वहां पे मैं आपको वो बात रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान से ये बात यहीं पर सुन लो। क्या है बात, देखो, सरफेस टेंशन T जो होता है, इसको मैं स्पेशल कलर से लिख देता हूं। कौन सा स्पेशल कलर यूज करो यार, ये ले लेते चलो। याद रखना, सरफेस टेंशन T जो होता है, सरफेस टेंशन, वो किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड पे, कि आपने क्या लिक्विड लेके रखा हुआ है। डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, जो आपने लिक्विड लेके रखा हुआ है। अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे, कौन सा लिक्विड लिया है और कौन सा सॉलिड लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे कि अगर मैं लिक्विड फिक्स कर दूं कि यहाँ पे मैंने वाटर ही लिया है, और अगर मैं ग्लास भी फिक्स कर दूं, सॉलिड भी फिक्स कर दूं कि मैं कैपिलरी ग्लास का ही लूंगा, ग्लास का ही कैपिलरी लूंगा और पानी ही लूंगा, वाटर ही लूंगा लिक्विड, तो इसका मतलब आपका सरफेस टेंशन T फिक्स हो जाएगा, इसमें डेंसिटी भी फिक्स हो जाएगा क्योंकि आपने लिक्विड और सॉलिड भी फिक्स कर दिया, इसका मतलब आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा भी फिक्स हो जाएगा। तो सिर्फ बचा क्या, R। इसका मतलब आपका हाइट जो है वो सिर्फ R पे डिपेंड करेगा कि आपके ट्यूब का रेडियस क्या है, आपके कैपिलरी का रेडियस क्या है। रेडियस ज़्यादा मतलब मोटा, रेडियस कम मतलब छोटा सा, एकदम छोटा सा होल वाला कैपिलरी। तो आप ध्यान से देखोगे कि अगर ये सारी चीज़ आप फिक्स करते हो तो H और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R नीचे है ना, H will be inversely proportional to R। तब आप क्लियरली देख सकते हो that H will be inversely proportional to R for a given pair of solid liquid। फिक्स अगर आपका, तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप वाटर लो, ग्लास लो, ग्लास का आपका कैपिलरी लो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल है कि जितना
मोटा होल होगा, जितना बड़ा होल होगा कैपिलरी का, जितना कैपिलरी का साइज होगा उतना ही नीचे हाइट, ज्यादा हाइट ऊपर नहीं उठ पाएगा वो। और आप जितना पतला कैपिलरी लोगे, जितना कम रेडियस का लोगे, उतना ही ज्यादा हाइट ऊपर उठेगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पतले कैपिलरी में हाइट ज्यादा ऊपर उठता है, या फिर अगर मर्क्यूरी लिया तो बहुत ज्यादा हाइट नीचे भी, बहुत ज्यादा हाइट चला जाएगा। और अगर आपने मोटा कैपिलरी ले लिया, होल बहुत बड़ा मोटा है, तो उसमें ज्यादा पानी ऊपर नहीं उठ पाएगा। ठीक है, उसमें जो हाइट होगा पानी ऊपर उठने का वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये आपका H विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये हमको यहाँ पे इक्वेशन से समझ में आता है। ठीक है, अब यही सेम इक्वेशन हम लोग दूसरे तरीके से भी डिराइव करेंगे मेथड 2 से। तो वो चलिए आके देखते हैं यहाँ पे मेथड 2। मेथड 2, और ये मेथड 2 क्या है आपका, यूजिंग फोर्सेस। हमने यहाँ पे प्रेशर डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया, अब हम लोग फोर्सेस से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो यहाँ पे फिर से वही सेम केस हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये आपका लिक्विड के अंदर हमने डाला कैपिलरी, और कैपिलरी के अंदर एक ऐसा लिक्विड भर के रखा है। यहाँ पे भी कैपिलरी राइज ही होगा, जिसकी वजह से कैपिलरी राइज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ तक आपका लिक्विड पहुँच गया, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से। और इस केस में आपका जो है वो H हाइट तक आपका लिक्विड ऊपर उठ जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये H हाइट यहाँ पे भी बता दिया, और इसको भी, इस डायग्राम को मैं वापस से बड़ा करके यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस पूरे पार्ट को, H वाले पार्ट को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ बड़ा, इस तरीके से, ऐसे। और ये आपका मेनिस्कस है, इस तरीके से, राइट। और यहाँ से आपका फ्लूइड ऊपर उठना चालू हुआ है, ये बाहर का लेवल है यहाँ पे, और यहाँ से आपका फ्लूइड ऊपर उठकर यहाँ तक जा चुका है। तो ये H हाइट यहाँ पे राइज हो चुका है ऑलरेडी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका H हाइट राइज हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझे। अब देखो यहाँ पे हम लोग फोर्सेस के टर्म्स में बात करेंगे। तो ये एक एग्जांपल लेने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि आपका यही वाला सेम चीज ना, आप यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो, मैंने बॉटल लेके आया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मान लो यहाँ से लेकर H हाइट तक आपका लेवल राइज हो चुका है, और इसके अंदर जो ऊपर का आपका मेनिस्कस है, वो मेनिस्कस कुछ ऐसा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो ये लिक्विड है, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आपको याद होगा तो, लिक्विड के सरफेस पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस लगते हैं। और ये सरफेस के टेंशन के फोर्सेस कैसे लगते हैं बताओ। सरफेस टेंशन का फोर्सेस, जैसे आपका लिक्विड ये रहा, किसी भी पॉइंट पे आप सरफेस टेंशन का फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो वो टेंजेंशियल लगेगा। मैंने आपको क्लियरली बताया था सरफेस टेंशन के फोर्सेस कैसे लगते हैं, टेंजेंशियल लगते हैं, इस तरीके से, समझे। अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियली ऐसे लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सरफेस टेंशन के फोर्सेस कंसिडर करते हैं लिक्विड के इस हिस्से पर, जहां पे वो कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में है, सॉलिड के कांटेक्ट में है, वहां पे हम कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि ये जो आपका पूरा टॉप लेवल यहाँ पे है पूरा। अब देखो एक्चुअली में आपका अगर ये बहुत पतला होता तो इसका अंदर वाला हिस्सा ऐसा कटोरे की तरह जो मेनिस्कस होता है वो धंसा हुआ होता। तो ये पार्ट पूरा धंसा हुआ है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक्चुअली में कैसा है ना कि ये इधर से पूरा यहाँ पे वॉल के साथ, ऐसे वॉल के साथ ऐसे चिपका हुआ है, और इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना कटोरे की तरह यहाँ से धंसा हुआ है, और ऐसा आपका लिक्विड का कॉलम है टॉप लेवल पे। तो मैंने क्या किया, इसको ये वाला हिस्सा बनाया नहीं है, बस आपका ये वाला दिख रहा है आपको। पर आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे नहीं चिपका हुआ है वो, बल्कि ये जो बीच वाला हिस्सा इसका नीचे धंसा हुआ है ना, लेकिन ये जो ऊपर वाला ये पार्ट है ये पूरी जगह पे ऐसे ग्लास के साथ चिपका हुआ है, देख रहे हो, ऐसे पूरी जगह पे ग्लास के साथ चिपका हुआ है। तो ये जहां जहां चिपका हुआ है ना, बस हम लोग वहां वहां सरफेस टेंशन के फोर्सेस देखेंगे। तो ये सरफेस टेंशन के फोर्सेस जैसे मान लो यहाँ पे चिपका हुआ है, तो यहां से टेंजेंशियली फोर्स ऐसे जाएगा, टेंजेंशियली लगता है ना, यहां से टेंजेंशियली फोर्स ऐसे जाएगा, सरफेस टेंशन के फोर्सेस। और सरफेस टेंशन का फोर्स है ये, तो इसको मैं Ft लिख लेता हूं, चलो Ft, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसको भी मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन Ft, समझे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे और मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूँ, इस वाले पार्ट को, इसी को अगर मैं इस वाले पार्ट को एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये दोनों टेंजेंट्स है,
और टेंजेंट से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो वही सेम एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा थीटा, और यहाँ पे भी मिल जाएगा थीटा। आप ध्यान देना कि सिर्फ यही दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं ऐसा नहीं है, ये पूरे लिक्विड कॉलम पे जहां पे भी वो कांटेक्ट में है ऐसे सरफेस पे, इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स जो कांटेक्ट में है वहां पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस हर जगह पे ऐसे ऐसे थीटा एंगल पे लग रहे हैं। ये थीटा एंगल पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस लग रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इस सरफेस टेंशन के फोर्सेस को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। याद रखना ये सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो लिक्विड्स के सरफेस पे ऐसे लग रहा है टेंजेंशियली ऊपर की ओर। इन फोर्सेस को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। तो एक कंपोनेंट आप ले लो यहाँ पे ऐसे, ये आपका कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हो, पहले तो आप एक्सिस चूज करो, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वर्टिकली आपका वाई एक्सिस हो गया। अब कंपोनेंट आप कैसे लेते हो बताओ, आपको क्या करना है, इसके टिप पे जाना है वेक्टर के, और एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस पे। यहां से एक कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये कंपोनेंट एक बनेगा यहाँ से, मतलब इसका हमने एक कंपोनेंट एफ टी का यहाँ पे ले लिया, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का यहाँ पे ले लिया, और ये क्या हो जाएगा बताओ, एफ टी कॉस थीटा। तो देखो ये कंपोनेंट आपका थीटा के साथ, सॉरी कॉस थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा, एफ टी साइन थीटा। ये कंपोनेंट आपका थीटा से अलग है, और थीटा के साथ जो कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है ये क्या आ जाएगा आपका, एफ टी कॉस थीटा, थीटा के साथ कॉस थीटा। ये पता है कि नहीं, दो वेक्टर का जब आप कंपोनेंट लेते हो, मान लो ये वेक्टर ए है, इसका अगर आपने दो कंपोनेंट लिया दो एक्सिस के लॉन्ग, ये आपका एक्स एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस, तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो अगर आपने एक कंपोनेंट ले लिया तो एक परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे और एक परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, तो यहां से एक कंपोनेंट बनेगा और यहां से एक कंपोनेंट बनेगा, मतलब दो टुकड़ा कर दिया आपने इस वेक्टर का, एक टुकड़ा यहाँ पे और एक टुकड़ा यहाँ पे। जो टुकड़ा या कंपोनेंट थीटा के साथ लगा हुआ है उसके अंदर कॉस थीटा आ जाता है, ए इंटू कॉस थीटा, और जो अलग है दूसरा वाला वो एक साइन थीटा। तो वैसे ही थीटा के साथ वाला एफ टी कॉस थीटा, थीटा से अलग एफ टी साइन थीटा, समझ गए। तो इसको बोलते हैं वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करना। तो आपने किया क्या कि इस फोर्स को, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एफ टी साइन थीटा और ऊपर की ओर एफ टी कॉस थीटा। वैसे ही यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की ओर एफ टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट यहां पे आपका एफ टी साइन थीटा। तो ये तो सिर्फ दो मैंने बना के रखा हुआ है, ये आपका हर जगह पे होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सरफेस टेंशन का फोर्सेस जो है हर पॉइंट पे ऐसे ऐसे एंगल पे लगेगा, है ना। तो मान लो यहाँ पे इस कंपोनेंट को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो एफ टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल है, देख रहे हो यहाँ पे देख लेते हैं, एफ टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल है, एफ टी कॉस थीटा ऊपर की ओर है। इस पॉइंट पे भी यहाँ पे क्या होगा, एफ टी साइन थीटा इधर है, एफ टी कॉस थीटा उधर है, ऐसे हर पॉइंट पे होगा आपके। अब आप देखो कि एफ टी साइन थीटा यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को देखूं तो एफ टी साइन थीटा, एफ टी साइन थीटा, एफ थ्री साइन थीटा, एफ टी साइन थीटा, एफ टी साइन थीटा, ऐसे आपका हॉरिजॉन्टली बाहर की ओर लग रहा है। इस एफ टी साइन थीटा को इस एफ टी साइन थीटा ने कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर यहाँ कोई एफ टी साइन थीटा है तो उसको उसी का एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होगा, उसका एफ टी साइन थीटा कैंसल आउट कर देगा। तो ये जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एफ टी साइन थीटा निकल रहे हैं ये सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन हर पॉइंट पे एफ टी कॉस थीटा जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है, ये सारे एफ टी कॉस थीटा जो है ऊपर की ओर लग के इसको वाटर के लेवल को इसके अंदर कैपिलरी के अंदर ऊपर खींचने लग जाता है ऐसे। तो ये जो टोटल अपवर्ड फोर्स है सारे के सारे एफ टी कॉस थीटा, ये क्या करता है, इसको ऊपर की ओर खींचने लग जाता है ऐसे, और इसलिए लिक्विड लेवल राइज होने लग जाता है। लेकिन ये कब तक राइज होगा, ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक नीचे की ओर भी फोर्स होना चाहिए। ये नीचे की ओर फोर्स कौन सा फोर्स है बताओ। देखो अगर सपोज करो स्टार्टिंग में आपका ये वाला जो लेवल है वो यहां तक रहता है, तो इसको एफ टी कॉस थीटा के फोर्सेस ऊपर खींचते हैं। जब ये ऊपर जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये पहले यहाँ पे था फिर ये ऊपर गया, तो इतना लिक्विड ऊपर उठ जाता है कैपिलरी के अंदर। अब अगर इतना लिक्विड ऊपर उठा तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब इस वेट को क्या करना पड़ेगा, इस एफ टी कॉस थीटा वाले फोर्सेस को ऊपर खींचना होगा। तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। अगर ये और ऊपर उठता है
तो ये वेट और बढ़ेगा और इसको खींचना और मुश्किल हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इतना पानी चढ़ चुका होगा कि नीचे का वेट mg इतना भारी हो जाएगा कि अब ये ft cos थीटा उसको ऊपर उठा नहीं पाएगा। तो मतलब ft cos थीटा को बैलेंस करने वाला, नीचे बैलेंस करने वाला ये जो लिक्विड कॉलम दिख रहा है आपको, इसके अंदर का वेट mg होता है, समझे, ये डाउनवर्ड फोर्स। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जब ये रुक जाता है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब आपका हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तब ये जाके रुक जाएगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है वो देखो, सी ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगा कितना। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये फोर्स Ft की बात अगर मैं करूँ तो Ft का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है। सी अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूँ तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो मुझे बताओ कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू T इंटू एल हो जाएगा, है ना। सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Ft का वैल्यू क्या हो जाएगा, T इंटू एल। ये सरफेस टेंशन के फोर्स कितने लेंथ पे लग रहा है वो बताओ। अब ये आप ध्यान से देखोगे तो सरफेस टेंशन का ये पूरे के पूरे सर्कल पे लग रहा है, ये पूरे के पूरे सर्कल पे लग रहा है, आपको दिख रहा है क्लियरली। तो ये सर्कल का, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस जो है ना ये पूरे लेंथ पे लग रहे हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे लेंथ का, सर्कल का लेंथ क्या होता है बताओ, 2πr, तो यहाँ पे 2πr आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन का फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन का, T इंटू एल। अब T इंटू आपका लेंथ क्या है, कितने लेंथ पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, ये पूरे के पूरे आपके इस वाले पार्ट पे लग रहा है, देख रहे हो ना आप, यहाँ पे पूरे सर्कल पे लग रहा है, इस पूरे सर्कल पे लग रहा है यहाँ पे। तो हमने लेंथ का वैल्यू क्या ले लिया, सर्कल का लेंथ क्या होता है, उसका सर्कमफरेंस, दैट इज 2πr। तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स हो गया, Ft का वैल्यू। अब मुझे एक बात बताइए कि टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, इस पर टोटल अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, Ft cos थीटा ही लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल अपवर्ड फोर्स Ft नहीं लग रहा है बल्कि Ft cos थीटा लग रहा है। Ft तो एंगल पे लग रहा है ना, अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, Ft cos थीटा, तो हम Ft cos थीटा ही लेंगे यहाँ पे। और डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है बताओ, वेट mg लग रहा है, तो यहाँ पे वेट mg ले लेते हैं, समझे। Ft का वैल्यू अगर आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे T इंटू 2πr, तो ये हो जाएगा T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू वेट mg। Now see this is 2πr into T into cos theta is equal to mg। m क्या है, मास है, मास को तुम डेंसिटी के टर्म्स में क्या लिख सकते हो बताओ, डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम v इंटू जी। तो ये क्या हो जाएगा, 2πr T cos theta is equal to रो। अब इसका पूरा वॉल्यूम लेना है, ये जो यहाँ पे राइज हुआ है ना, तो आप इसको एक हिसाब से सिलेंड्रिकल पार्ट समझ सकते हो। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस सर्कुलर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यही सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, इनटू जी। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, r और r हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे आपको h का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ, अच्छा पाई और पाई भी कैंसिल होगा, तो h का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2t cos थीटा अपॉन रो, इधर r बचा है ना एक, r और g, ये देखो आपका वापस से हाइट का फॉर्मूला आ गया। और ये फॉर्मूला और पिछला वाला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो सेम है कैपिलरी राइज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका कैपिलरी राइज का जो पार्ट होता है वो होता है खत्म। और फाइनली आपका यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स का एंड हो चुका है। तो हमने हाइड्रोस्टैटिक्स कर लिया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स मैंने आपको बताया था, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हाइड्रोस्टैटिक्स जहां पे आपका फ्लूइड या लिक्विड रेस्ट पे होगा तब हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहां तक जो कुछ भी हमने स्टडी किया, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन या प्रेशर डिफरेंसेस, ड्रॉप्स एंड बबल्स, जो कुछ भी हमने स्टडी किया था, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम,
इन सब में आपका लिक्विड रेस्ट पे था। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, पास्कल्स लॉ, सब में ये सारे के सारे लॉज एप्लीकेबल तब होंगे जब आपका लिक्विड रेस्ट पे होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आपका हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है, वो मैं अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगा। हाइड्रोडायनेमिक्स में आपका लिक्विड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब वो लिक्विड फ्लो होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग हो जाती है, और तब उसके क्या प्रॉपर्टीज है, तब फ्लूइड किस तरीके से बिहेव करता है, ये हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स के अगले पार्ट जो हाइड्रोडायनेमिक्स है उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।